गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में ईथर का सामान्य परिचय और ईथर में समवायता कंप्लीट हो गई थी। अब अपन इस क्लास में पढ़ेंगे ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण। और ईथर का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक होती है साधारण नाम पद्धति और एक होती है IUPAC पद्धति। साधारण नाम पद्धति और एक होती है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साधारण नाम पद्धति। ईथर का नामकरण दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है, साधारण नाम पद्धति और IUPAC पद्धति। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साधारण नाम पद्धति। साधारण नाम पद्धति। देखो, ईथर का साधारण नाम, और मैंने साधारण नाम भी अपन दो प्रकार से करेंगे क्योंकि ईथर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था? दो प्रकार से, सामान्य ईथर और मिश्रित ईथर। तो ईथर का साधारण नाम, साधारण नाम डाई एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर। और डाई एल्किल ईथर तो किस में दिया जाता है? सामान्य ईथर में। डाई एल्किल ईथर किस में दिया जाता है? सामान्य ईथर। तथा एल्किल एल्किल ईथर। एल्किल एल्किल ईथर। एल्किल एल्किल ईथर किस में दिया जाता है? मिश्रित ईथर में। किस में दोगे? मिश्रित ईथर। दोनों प्रकार बताए ना, सामान्य और मिश्रित। जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो सामान्य, और अलग अलग होते हैं तो मिश्रित। तो देखो, ईथर का साधारण नाम डाई एल्किल ईथर सामान्य ईथर और तथा एल्किल एल्किल ईथर मिश्रित ईथर से दिया जाता है। अगर सामान्य ईथर है तो किससे दोगे? डाई एल्किल ईथर से। और मिश्रित ईथर है तो किससे दोगे? एल्किल एल्किल ईथर से। ओके बच्चों, और आपको मैंने सामान्य और मिश्रित ईथर की पहचान करनी बता दी है। यदि दोनों संयोजकता में एल्किल समूह समान होते हैं तो सामान्य और अलग अलग होते हैं तो मिश्रित। जैसे मैं आपके पास पहला एग्जाम्पल लिख रही हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है CH3OCH3। नामकरण करने से पहले अपन को ईथर के वर्गीकरण की पहचान करनी होगी कि ये सामान्य ईथर है या मिश्रित ईथर है, क्योंकि सामान्य ईथर का नामकरण डाई एल्किल ईथर से और मिश्रित ईथर का नामकरण किससे करते हैं? एल्किल एल्किल ईथर से। तो बताओ ये कौन सा ईथर है? सामान्य ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह क्या है? समान। इस तरफ भी मेथिल और इस तरफ भी मेथिल। तो सामान्य ईथर का नामकरण किससे कर रहे हो? डाई एल्किल ईथर से। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया? डाई मेथिल ईथर। क्या नाम हुआ? डाई मेथिल ईथर। ओके, जैसे मैं आपके पास दूसरा एग्जाम्पल लिख रही हूँ CH3OCH2CH3। बोलो सामान्य ईथर है या मिश्रित ईथर है? मिश्रित ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह क्या है? अलग अलग। एक तरफ एथिल और दूसरी तरफ मेथिल। तो मिश्रित ईथर का नामकरण
किससे करते हैं? एल्किल एल्किल ईथर से। अब ऐसी पोजीशन आने पर नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब समझ रहे हो ना, जो पहले आएगा उसी का नाम पहले लिखेंगे। बताओ, मेथिल का एम, एथिल का ई, तो एम पहले आता है ई, तो पहले कौन सा नाम लिखोगे? एथिल, तो इसका नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। वैसे इतनी डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11वीं क्लास में मैंने नामकरण बहुत अच्छी तरह करवाया है। तो इसका नाम क्या हो गया? एथिल मेथिल ईथर। ओके, तो नामकरण करने से पहले आप पहचान करोगे कि ये सरल ईथर है या मिश्रित है। सरल है तो डाई एल्किल ईथर से दे दो, और मिश्रित है तो एल्किल एल्किल ईथर से। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे CH3O CH2 CH2 CH3, बोलो कौन सा ईथर है? मिश्रित ईथर, क्योंकि एक तरफ मेथिल और एक तरफ प्रोपिल, एक तरफ एक कार्बन की श्रृंखला और दूसरी तरफ 3 कार्बन की। 3 कार्बन आने पे प्रोप और 1 कार्बन आने पे मेथ, तो एक तरफ मेथिल और दूसरी तरफ प्रोपिल। प्रोपिल का P और मेथिल का M, तो पहले कौन आया? M आया, तो नाम क्या लिखोगे? मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। इसी प्रकार जैसे अपन चौथा एग्जाम्पल कर रहे हैं, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, बोलो एक तरफ क्या है? एथिल, दूसरी तरफ क्या है? प्रोपिल। एथिल का E और प्रोपिल का P, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में E आता है, PE, तो नाम क्या हो गया? एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। ओके, जैसे पांचवा एग्जाम्पल है, CH3O C6H5, ये तो मेथिल है और ये फेनिल है। अब फेनिल का F नहीं होता, PHENEL, फेनिल, तो फेनिल में P मानते हैं, F नहीं P। तो देखो मेथिल और फेनिल, मेथिल का M और फेनिल का P, तो पहले कौन आया? M और बाद में कौन आया? P, तो नाम क्या हो गया? मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। कौन सा ईथर है? मिश्रित ईथर। इसी प्रकार जैसे मैं एक एग्जाम्पल और समझा देती हूँ, C6H5O C6H5, बोलो कौन सा ईथर है? सामान्य ईथर। सामान्य ईथर का नामकरण डाई एल्किल ईथर, तो नाम क्या हो गया? डाई फेनिल ईथर। ये तो नामकरण की साधारण नाम पद्धति हुई। ईथर का नामकरण कितनी पद्धतियों द्वारा किया गया है? 2, साधारण नाम पद्धति और IUPAC पद्धति। ओके बच्चों, तो साधारण नाम आपने 2 प्रकार से किया, डाई एल्किल ईथर और एल्किल एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर सामान्य ईथर में और एल्किल एल्किल ईथर मिश्रित ईथर में। 6 एग्जाम्पल समझा दिए हैं। डाई मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, डाई फेनिल ईथर। फेनिल का F कोई नहीं मानेगा, फेनिल का क्या होता है? P, जैसे फिनोल का P होता है ना, उसी प्रकार फेनिल का भी क्या होता है? P। ये तो हो गई साधारण नाम पद्धति। अब दूसरी पद्धति पढ़ेंगे, IUPAC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन फॉर एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC पद्धति। अब देखो IUPAC पद्धति में नामकरण किस प्रकार करते हैं, तो ईथर के नामकरण की दूसरी पद्धति आ रही है
IUPAC पद्धति, साधारण नाम पद्धति आपने क्लियर कर ली है। अब कौन सी करोगे? IUPAC पद्धति। देखो IUPAC पद्धति में ईथर का नामकरण नंबर एल्कोक्सी एल्केन से दिया जाता है और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। तो IUPAC पद्धति में ईथर का नामकरण या ईथर का नाम IUPAC पद्धति में ईथर का नाम या ईथर का नामकरण लिख दो। ईथर का नामकरण नंबर एल्कोक्सी एल्केन से देते हैं। नंबर एल्कोक्सी एल्केन से देते हैं। अब देखो आपके पास दो एल्किल समूह है, किसको एल्कोक्सी माने और किसको एल्केन माने? भाई ऑक्सीजन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 2। तो लिख तो दिया, किससे दोगे? नंबर एल्कोक्सी एल्केन से। अब 2 एल्किल समूह है तो किसको एल्कोक्सी माना जाए और किसको एल्केन? तो ध्यान से सुनो, छोटा एल्किल समूह, छोटे एल्किल समूह का मतलब यदि किसी भी एल्किल समूह में कार्बन की संख्या कम होती है तो वो क्या होता है? छोटा एल्किल समूह। छोटा एल्किल समूह तथा ऑक्सीजन को मिलाकर एल्कोक्सी नाम देते हैं। छोटा एल्किल समूह तथा ऑक्सीजन को क्या नाम दोगे? एल्कोक्सी। तथा जो दूसरा एल्किल समूह है उसको एल्केन नाम देते हैं। तो देखो छोटा एल्किल समूह, छोटा एल्किल समूह, और छोटे एल्किल समूह का मतलब है जिसमें भी कार्बन की संख्या कम होगी वो क्या हो जाएगा? छोटा एल्किल समूह। छोटा एल्किल समूह व ऑक्सीजन को मिलाकर एल्कोक्सी नाम देते हैं। एल्कोक्सी नाम देते हैं तथा दूसरे एल्किल समूह को एल्केन नाम देते हैं। दूसरे एल्किल समूह को क्या नाम दोगे? एल्केन नाम देते हैं। ओके बच्चों, तो देखो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रही हूँ कि छोटा एल्किल समूह है ऑक्सीजन को एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का मतलब है अगर एक कार्बन है तो मेथोक्सी, 2 है तो एथोक्सी, 3 है तो प्रोपोक्सी। ओके, पहला एग्जाम्पल है CH3OCH3। अब इसमें दोनों तरफ ही एल्किल समूह समान है, किसी को भी छोटा मान लो किसी को भी बड़ा मान लो। इस तरफ भी एक कार्बन और इस तरफ भी एक कार्बन, तो इस CH3 और ऑक्सीजन को मिलाकर तो क्या बन गया? मेथोक्सी, और ये क्या हो गया? मेथेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? मेथोक्सी मेथेन। IUPAC नाम क्या हुआ? मेथोक्सी मेथेन। मेथोक्सी मेथेन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है CH3OCH2CH3। बोलो छोटा एल्किल समूह कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इस तरफ कितने कार्बन है? 1 और इस तरफ 2। तो ऑक्सीजन तथा छोटा एल्किल समूह को मिलाकर एल्कोक्सी
तो क्या बन गया मेथोक्सी, और ये क्या हो गया एथेन, तो नाम क्या हो गया मेथोक्सी एथेन, नाम क्या हुआ मेथोक्सी एथेन। सबको समझ में आ रहा है ना। छोटा एल्किल समूह और ऑक्सीजन को तो एलॉक्सी और दूसरे को एल्केन। देखो ये छोटा है तो इसका नाम मेथोक्सी दे दिया, और ये क्या हो गया एथेन। कितने कार्बन की श्रृंखला है 2। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3O CH2 CH2 CH3। बोलो छोटा कौन है मेथिल, बड़ा कौन है प्रोपेन। नंबर दोगे 1 2 3, 1 पे क्या है मेथोक्सी, तो यहाँ लिखोगे 1 मेथोक्सी प्रोपेन, 1 मेथोक्सी प्रोपेन, नाम क्या हो गया 1 मेथोक्सी प्रोपेन। ओके बच्चों। नंबर एल्कोक्सी एल्केन, 1 नंबर पे क्या है मेथोक्सी, और बड़ा एल्किल समूह क्या हो गया एल्केन, तो एल्केन का नाम क्या हो गया प्रोपेन। अब देखो जैसे चौथा एग्जाम्पल है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। बोलो छोटा एल्किल समूह क्या है एथ, ऑक्सीजन को मिलाए तो एथोक्सी। 1 2 3, तो बोलो 1 एथोक्सी प्रोपेन, 1 एथोक्सी प्रोपेन, 1 एथोक्सी प्रोपेन। अब देखो पांचवा एग्जाम्पल है CH3 CH2O CH3 CH3। आईपीएसी नाम करोगे 1 2 3, ये तो 3 कार्बन की बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो 2 पे क्या है एथोक्सी, तो नाम क्या हो गया 2 एथोक्सी प्रोपेन, 2 एथोक्सी प्रोपेन। ये है ईथर के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति। तो ईथर का नामकरण आपने 2 प्रकार से किया, साधारण नाम पत्ती और एक आईयूपीएसी नाम पत्ती। साधारण नाम 2 प्रकार से किया, डाई एल्किल ईथर और एल्किल एल्किल ईथर। आईयूपीएसी नाम नंबर एल्कोक्सी एल्केन से, जैसे मेथोक्सी मेथेन, मेथोक्सी एथेन, 1 मेथोक्सी प्रोपेन, 1 एथोक्सी प्रोपेन और 2 एथोक्सी प्रोपेन। ओके बच्चों, ये हो गया ईथर का नामकरण। अब देखो अगला टॉपिक पढ़ते हैं ईथर बनाने की विधियाँ। ईथर बनाने की विधियाँ। देखो ईथर बनाने की विधियाँ। ईथर बनाने की विधियाँ। देखो ईथर बनाने की विधियाँ में ईथर अपन 6 विधियों द्वारा बनाएंगे। ईथर बनाने की कितनी विधि है 6, जिसमें आप पहली विधि पढ़ोगे एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का या एल्कोहल के निर्जलीकरण से, एल्कोहल के निर्जलीकरण से आप क्या बनाओगे ईथर।
प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पे की जाती है, यानी 140 डिग्री सेल्सियस। ईथर की क्रिया प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पे की जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है? ईथर। ईथर का निर्माण एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा होता है और इसकी क्रियाविधि SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। जब मैंने आपको 10वां पार्ट पढ़ाया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन, तब मैंने SN2 क्रियाविधि अच्छी तरह समझाई थी। द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने समझाया था। SN2 क्रियाविधि एक पद में संपन्न होती है। SN2 क्रियाविधि में संक्रमण अवस्था बनती है, यानी ट्रांजिशन स्टेट बनता है। SN2 पद्धति में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो ईथर का निर्माण प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा होता है और क्रियाविधि किसके द्वारा संपन्न होती है? SN2 क्रियाविधि के द्वारा, द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। ओके, तो देखो एल्कोहल के निर्जलीकरण से आप किसका निर्माण करोगे? ईथर का। तो प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया, प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर करवाई जाती है, करवाई जाती है। तो ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। ईथर का क्या होता है? निर्माण। प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कितने ताप पे? 413 केल्विन ताप पर करवाई जाती है, तो ईथर का निर्माण होता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल एक प्राथमिक एल्कोहल है, प्लस OH CH2CH3, नाम क्या है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका भी नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। अब देखो किसकी उपस्थिति में करोगे? H2SO4 की उपस्थिति में। कितने ताप पे? 413 केल्विन ताप पे। तो एक जल का अणु कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो देखो CH3 CH2O CH2 CH3 और माइनस क्या हो गया? H2। इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। किसका निर्माण हुआ? ईथर का। तो प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पे करवाई जाती है, तो आपको किसका निर्माण होता है? ईथर का। अब मैंने आपको बताया ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा
अभिक्रिया द्वारा होता है तथा इसकी क्रियाविधि SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो ईथर का निर्माण प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा होता है और क्रियाविधि कौन सी क्रियाविधि द्वारा? SN2 क्रियाविधि द्वारा। तो देखो क्रियाविधि करेंगे SN2 क्रियाविधि, और क्रियाविधि में पहला पद करोगे H2SO4। H2SO4 से किसका निर्माण करोगे? प्रोटॉन का। तो H प्लस और HSO4 माइनस। अब दूसरे पद में देखो, आपने प्राथमिक एल्कोहल लिया है तो CH3 CH2OH, इस पे किसका योग करवाओगे? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का योग करवाते ही आपको ऑक्सोनियम आयन प्राप्त होगा, CH2OH OH। ये क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन। अब तीसरे पद में देखो, जो ऑक्सोनियम आयन बना है वो वापस एल्कोहल से क्रिया करेगा, तो CH3 CH2OH और H, ये ऑक्सोनियम आयन किससे क्रिया कर रहा है? एल्कोहल से, CH2 CH3। तो देखो एक जल का अणु कहाँ निकल जाएगा? बाहर, -H2O, और आपको प्राप्त हो गया CH3 CH2OH और CH2 CH3। अब देखो जो आयन प्राप्त हुआ है चौथे पद में, उसमें H माइनस बाहर कर दो, तो CH3 CH2OH CH2 CH3, इसमें से माइनस क्या कर दोगे? H प्लस। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3। और आप बनाना भी क्या चाह रहे थे? ईथर। पांचवें पद में प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन सल्फेट का योग कर दो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? H2SO4। ये है एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो पहली ईथर बनाने की पहली विधि थी एल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पे करवाने पर आपको ईथर प्राप्त हुआ। और कौन सा ईथर प्राप्त हुआ? डाई एथिल ईथर। ईथर का निर्माण प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा होता है तथा इसकी क्रियाविधि SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। SN2 क्रियाविधि, पहले पद में सल्फ्यूरिक अम्ल से आपने प्रोटॉन का निर्माण किया, दूसरे पद में एल्कोहल में प्रोटॉन का योग किया तो ऑक्सोनियम आयन प्राप्त हुआ, और तीसरे पद में ऑक्सोनियम आयन की क्रिया एल्कोहल से करवाई तो वापस आयन प्राप्त हुआ। जो आयन प्राप्त हुआ उसमें -H प्लस किया तो आपको क्या प्राप्त हुई? ईथर। और प्रोटॉन प्लस हाइड्रोजन सल्फेट का योग किया तो क्या प्राप्त हुआ? H2SO4। तो आपकी इस क्लास में ईथर का नामकरण और ईथर बनाने की 1 विधि कंप्लीट हुई। क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।